गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। और आज हम हमारे थर्ड पार्ट केस टेकिंग का, दैट इज़ केस टेकिंग इन क्रॉनिक केसेस डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, ये केस टेकिंग की जो सीरीज़ है इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जाकर वो देख ले, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन में है तो समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देखा है वो एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे इसकी। इस लेक्चर में बेसिकली जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको और डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्रॉनिक केसेस में हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल से। जैसा कि कोई पेंटर हो, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, ब्रश की, कलर्स की, कैनवस की। उसी तरह होम्योपैथ को लोगों की ज़रूरत होती है, और फॉर्चुनेटली हम लोग आसपास लोगों से ही सराउंडेड रहते हैं। बस ये है कि हमें उनको धीरे धीरे रीड करना, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा। जब शुरू शुरू में हम लोग बॉम्बे गए थे तो हम लोग नोटिस करते थे कि लोग कैसे क्लिनिक में एंटर होते हैं, कैसे बैठते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चलने लगती थी। जब लोकल ट्रेन में हम लोग बैठ कर आते थे तो साइड में किस तरह से लोग बैठे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस रहती है लोगों को समझने वाली, ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में जाती रहेगी और आप समझने लगेंगे चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में। होम्योपैथी एक बहुत बहुत वाइड साइंस है, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे कुछ चीज़ों में क्लासीफाई कर दें। क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को काफ़ी हद तक। तो लोगों को समझने के लिए अलग अलग तरीके डिफाइन किए गए हैं, सच एज हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं टेम्परामेंट्स, बेसिकली 4 टेम्परामेंट: सेंग्वाइन, कॉलरिक, प्लेथोरिक, मेलनकॉलिक। ये कुछ है, ये बस क्लासिफिकेशन ही है जिससे हम इंसान को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये चारों क्वालिटीज़ हर इंसान में रहती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, पर इसकी जो मेजरमेंट है, इसका जो प्रपोर्शन है, सच एज 80% सेंग्वाइन, 10% मिलेनकोलिक, देन 5% कॉलरिक, सो एंड सो। ये कॉम्बिनेशन हर इंसान को अलग बनाता है, और इसी बेसिस पे हम इंसान को भी समझते हैं और रेमेडीज़ को भी समझते हैं। होम्योपैथी में हमारे पास कुछ +1000 रेमेडीज़ हैं, और सब बहुत अच्छी प्रूव नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल्स खूब एक्सप्लेन हो। कुछ पॉलीक्रेस रेमेडीज़ हैं जो बहुत डिटेल में अलग अलग पाइनियर्स ने एक्सप्लेन किया है, जो प्रूव हुई हैं, रीप्रूव हुई हैं, और उनको समझना बहुत इजी है। तो पहले हम जो बेसिक्स है वो हम कवर करेंगे। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स की कुछ मेडिसिन्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी हम बेसिक एक गाइडलाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि चीज़ें कैसे शुरू की जाएं, कैसे प्रॉपर समझी जाएं। ग्रोथ एक इनवर्ड प्रोसेस होती है। ये आप तो कितने भी सेमिनार्स अटेंड कर ले, कितनी भी बुक्स पढ़ ले, ये कोई मतलब आपको खींच के कोई लंबा नहीं कर सकता। ये अंदर से चीज़ें डेवलप होती है। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, समझना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगी। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके जैसे भी रहते हैं, वो आपको लोगों को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा जो बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समय से पहले बहुत डेवलप होते हैं, उनको चीज़ों की सीरियसनेस के बारे में काफ़ी पता रहता है। और कुछ बड़े भी हो जाते हैं फिर भी बहुत फ्रिवोलस होते हैं, उनको चीज़ों की इतनी उनमें डेप्थ नहीं होती है। तो यही बातें रहती है जो आपको पिक करनी रहती है, जो बाय द टाइम प्रैक्टिस से हर इंसान को आ जाती है। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये 2 पार्ट में रहेगा। हर केस में ज़रूरी नहीं है हमको बहुत क्लियर एंड कट पैथोलॉजिकल जर्नल्स वगैरह प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ही हम को बहुत डिटेल में हर चीज़ मिल जाए, सेंसेशन, लोकेशन, मॉडलिटीज़ वगैरह, या फिजिकल जर्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग मिल जाएं कि उस पर ही हम प्रिस्क्रिप्शन दे दें। कुछ केसेस में पर्टिकुलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और कुछ केसेस में हमको मेंटल जर्नल समझ के
उस पर्सनैलिटी को समझ के, वो पर्सन एज अ होल को समझ के फिर हमको प्रिस्क्राइब करना रहता है। तो बेसिकली जब हम पर्टिकुलर्स देखते हैं तो कई बार क्या रहता है कि पैथोलॉजी की अपीयरेंस से ही हम रेमेडी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एक्जिमास वगैरह है, उसका पर्पलिश कलर है, पर्पलिश रेड है, तो हम बेसिकली लेकसिस और ऐसी रेमेडीज़ को चूज़ करके देते हैं और बाद में हम नोटिस करते हैं कि हाँ, ये पेशेंट का जो नेचर है ये बिल्कुल वैसा ही है जो वो रेमेडी को सूट करता है। तो दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमको पर्टिकुलर्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, प्लस उसके मेंटर्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैच रहती हैं और ये प्रैक्टिस से ये आ जाती है। तो हम शुरू करते हैं समझना। जो हमारा केस रहता है वो ज़्यादातर 2 फेजेस में होता है। एक जो मोस्ट एविडेंट सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा अनॉय करते हैं, वो पेशेंट खुद ही बता देता है 1 बाय 1 विद डिटेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और सेकेंडली क्या रहता है कि वो पार्ट जो पेशेंट समझता नहीं है कि वो इतना ज़रूरी है या इसका कोई रिलेवेंस है जो हमको बताना चाहिए, या इतनी लंबे टाइम से रहता है कि वो यूज़ टू हो चुका होता है। तो एक होम्योपैथ का जॉब रहता है कि इस तरह से समझे जैसा ये आइसबर्ग है, ये टिप, ये मैनिफेस्टेशन है, ये पेशेंट को अच्छे से दिख रहा है, वो इसी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया है, पर आपको स्टडी करना है पेशेंट एज अ होल, वो पोर्शन जो दिख रहा है और वो पार्ट जो हिडन है जो आपको एक्सप्लोर करना है। ये चीज़ जानने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि पेशेंट को आप काउंसिल करें, उसको बताएं कि होम्योपैथिक केस टेकिंग होती क्या है। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स जब हम मेंटल जनरल्स पे पहुंचते हैं, जब हम मेंटल हिस्ट्री लेते हैं, तो पेशेंट बोलता है मेरे नेचर का मेरी मेडिसिन का क्या मतलब, इन सवालों का मेरे प्रॉब्लम से क्या लेना देना। जब आप फर्स्ट स्टेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं तो पेशेंट भी इंटरेस्ट लेता है चीज़ें बताने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे पास कोई भी न्यू पेशेंट आता है तो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ कि 2 लोगों को फीवर है, पर होम्योपैथी में दोनों लोगों की मेडिसिन एक नहीं होगी, दोनों का नेचर जो है वो अलग है, सो दोनों की मेडिसिन भी अलग होगी। इसलिए होम्योपैथिक केस टेकिंग जो है बहुत डिटेल में हम आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे और फिर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ज़्यादा हमको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम आपको अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हम पहले फिज़िकल जर्नल्स को थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से पेशेंट स्टार्ट करता है कि हमको सो एंड सो कंप्लेन है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेशेंट आया, बोलता है मुझे फ़िलहाल डायरिया की प्रॉब्लम है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, ये कुछ 1 वीक से हम सफ़र कर रहे हैं, जब भी हम खाते हैं हमको बाथरूम जाना रहता है। कई बार इस चीज़ों पे जो है एक्यूट में प्रिस्क्राइब किया जाता है, पर फिर भी इसको और डिटेल में जानना ज़रूरी रहता है। फिर आप जब फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं तो सामने आती है चीज़ें कि हाँ, कुछ टाइम पहले हमको कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद में अभी हमको डायरिया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये एक अल्टरनेटिंग सिम्टम है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। हमको ऐसी रेमेडीज़ चाहिए जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेशन में है। फिर आपने ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फिर आपने फर्दर उसको क्वेश्चनिंग की और आपको पता चला कि इस पर्टिकुलर सीज़न में हमको जॉइंट्स कंप्लेन होती है और इस पर्टिकुलर सीज़न में हमको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फर्दर जो आपकी जो रेमेडी थी, इस स्टेज पे कुछ और होगी, इस स्टेज पे कुछ और होगी और इस स्टेज पे कुछ और होगी। तो आपको पूरी डिटेल्स लेना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ डॉक्टर बोनिंग हसन ने हमारे लिए काफ़ी इजी कर दी है। कोई भी सिम्टम को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है और यही डॉक्टर बोगर ने भी फिर फर्दर एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले लोकेशन, सेंसेशन, कॉजेशन, मॉडलिटीज़ और कॉन्कोमिटेंट।
तो लोकेशन में जनरली ज़रूरी नहीं है फिंगर, हैंड, हेड यही चीज़ें हो, आप एक टिश्यू भी ले सकते हैं, कोई सिस्टम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है वो बोलता है कि हमको सर बहुत दर्द होता है, जब भी हम गर्मी में जाते हैं तो बहुत तेज़ हमको सर दर्द होने लगता है और पूरा चेहरा हमारा रेड हो जाता है, और एक्सर्शन जब भी करते हैं तो दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो वो बता रहा है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं हमको ऐसी रेमेडीज़ चाहिए जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हो। फिर फर्दर सेंसेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसेशन ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है कि हमको प्रॉब्लम ये है, सर में ऐसा लगता है जैसा हथौड़ा बज रहा है, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी रहती है। ये सारी चीज़ें इलिसिट करना, H.A. रॉबर्ट की एक बुक है सेंसेशन एज इफ, उसको थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो सेंसेशन बेस्ड उन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है, आपको रेफ़र करनी चाहिए। तो सेंसेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में फिर है कॉजेशन। कॉजेशन जो है वो टाइम के हिसाब से रहता है, पीरियोडिसिटी वगैरह ये सब हमको इसमें पता चल जाती है। दूसरा कॉजेशन और टाइम फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए। दूसरी चीज़ होती है मॉडलिटीज़ वो होती है जो फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं आपके डिसीज़ेस को, कुछ एग्रावेट करते हैं, कुछ एमलियोरेट करते हैं। ये डिटेल में जानना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मॉडलिटी, सेंसेशन, ये होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्कोमिटेंट, इसको ऑक्सिलरी सिम्टम भी कहा जाता है। इसकी पैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता, ये एक सेपरेट चीज़ रहती है जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस के साथ मैनिफेस्ट होती है, जिसका जितना कम पैथोलॉजिकल कोरिलेशन होता है, जिस सिम्टम का डिसीज़ से जितना कम पैथोलॉजिकल कोरिलेशन होता है वो सिम्टम आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें डायग्नोसिस बनाने में हमको बिल्कुल हेल्प नहीं करती वो हमको होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत हेल्प करती हैं। अब हम ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी सी रिवाइज़ की है। अब हम मेंटल्स जनरल्स पे जाएंगे। ये मैक्सिमम चीज़ जो है ये हम देख चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, ये उसी का एक पार्ट है। अब हम बेसिक जो है टेम्परामेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल्स, ये कैसे समझना है ये एक बार रिवाइज करेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, वेरियस मेथड होते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। हम सबसे पहले जो जानते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। टेम्परामेंट्स जो हमने पढ़े हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, सैंग्वाइन टेम्परामेंट, इसे समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। कॉलरिक टेम्परामेंट, फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट, मेलैंकोलिक टेम्परामेंट। एंड सेकेंडली जो है ये फिलिप एंड बेली, एक बहुत अच्छी बुक है जो हर होम्योपैथ के पास होनी चाहिए, जो आपको आपकी जो समझदारी है उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है। उसमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है: अर्थ बेस्ड पर्सनालिटी, एयर बेस्ड पर्सनालिटी, देन वाटर बेस्ड पर्सनालिटी, देन फायर बेस्ड पर्सनालिटी। फिर जो हमारा ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें इसकी हेल्प लेके हम बेसिकली समझेंगे। ये डिफरेंट मेथड्स है जो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ एक लेके हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये है ऑलमोस्ट सेम चीज़ें। साइकोलॉजी में मैं बुक यूज़ करूँगी रॉबर्ट ए बैरन की, 5th एडिशन है मेरे पास। उसमें उन्होंने बिग 5 पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया है। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं
एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, conscientiousness, emotional stability, दूसरा openness to experience. बिग 5 पर्सनालिटीज़ बहुत फेमस टॉपिक है. जिनके पास बुक नहीं है वो यूट्यूब पे बिग 5 पर्सनालिटीज़ टाइप करेंगे तो डिफरेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन आएगी, वो देख के बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं. और ये जो टेम्परामेंट्स हैं ये परिनाज उमरान वाला मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है उनकी बुक में. उनका एक सॉफ्टवेयर भी है तो जिनके पास है वो उसको समझ सकते हैं. बाकी जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब पे उनके भी कुछ लेक्चर्स है वो जाके देख सकते हैं. तो बेसिकली उन्होंने एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझाया था. सपोज़ एज अ टीचर मैं एंटर हुई एक क्लास में और मैंने बोला हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं महाबलेश्वर, कितने लोग मेरे साथ चलेंगे. जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट के होंगे वो तुरंत हाथ उठाएंगे, दिल बी लाइक वेरी हैप्पी, हाँ हम जाएंगे. जो फ्लैगमेटिक होंगे वो तुरंत इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे अरे इतनी दूर कौन जाएगा, पैकिंग करना ये वो. जो मेलनकॉलिक होंगे वो फिर डिटेल स्टडी करेंगे, नहीं टिकट कैसे बुक होगा, फिर फाइनेंस का क्या रहेगा, जो बेसिक डिटेल्स रहती है उसको एनालाइज करेंगे. सो इन चीज़ ये एग्जाम्पल जो है वो लोगों को समझने में बहुत हेल्प करता है, बहुत एप्ट एग्जाम्पल है. तो अगर हम जो बिल्कुल नहीं जानते टेम्परामेंट्स के बारे में उनके लिए मैं बताना चाहूँगी जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लोग होते हैं वो बहुत लाइवली होते हैं, बहुत ओपन होते हैं. वो पहले से आके आपसे बात करेंगे और बहुत टॉकेटिव होते हैं. दोस्त बनाना उनको बहुत पसंद होता है. यूजुअली जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको क्वेश्चंस पूछने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही से सारी हिस्ट्री दे देंगे. इतना कि आपको रोकना पड़ेगा कि ओके बस हो गया और बाकी फिर डिटेल इंक्वायर करनी पड़ेगी. बहुत लाइवली जोवियल लोग होते हैं. दे मेक फ्रेंड वेरी इजीली, दे आर वेरी चार्मिंग बाय नेचर, दे आर एक्टिव, इंटेलिजेंट, दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. और क्योंकि वो इतने फ्रिवोलस कैटेगरी में आते हैं तो ड्रॉबैक क्या रहता है, बहुत जल्दी वो बोर हो जाते हैं और बहुत डेप्थ नहीं रहती उन लोगों में. जो चीज़ें पता रहेंगी वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रहेंगी. और हर लोगों को क्योंकि उनको उनकी नीड रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, तो जल्दी वो ना नहीं कह पाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो काम पूरा कर पाएंगे या नहीं, पर वो जल्दी किसी को ना नहीं बोलेंगे भले वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाएँ. और बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं अपना. और उनकी इमोशनल नीड जो होती है वो बेसिकली अटेंशन, एक्सेप्टेंस होती है कि लोग मुझे अच्छा बोले, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड हो, बेसिकली बहुत अफेक्शनेट होते हैं. तो ऐसे अगर हम सल्फ़र को बहुत डिटेल में स्टडी करें, फॉस्फोरस को बहुत डिटेल में स्टडी करें तो ये सारे पॉइंट्स वो कवर करती है. तो जो सेंग्वाइन नेचर की जो रेमेडीज़ होती है, एलन्स की नोट में आप जाके देखें तो टेम्परामेंट्स वगैरह उसमें दिए रहेंगे. तो अभी आप बैठ के क्लासीफाई खुद ही कर पाएंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल होंगे और हमको क्राउड में कैसे पहचानना है ऐसे लोगों को. बेसिकली ये लोग बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन होते हैं, कन्विंसिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है. तो ये रहा सेंग्वाइन टेम्परामेंट्स के लोगों के बारे में. दूसरा अगर हम देखें कॉलरिक टेम्परामेंट, तो कॉलरिक माने बहुत गुस्से वाले लोग. ये बेसिकली एंगर टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है और जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं बाय नेचर. हमेशा बड़ा सोचना, बड़ा अचीव करना, अचीवर्स होते हैं ये. रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद ही से आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. और बाय नेचर कमांडिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े डिक्टेटोरियल होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं.
इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इनमें बहुत अच्छी होती है। दे लव चैलेंजेस, दे लाइक टेकिंग रिस्क, लाइफ में बहुत वो ग्रो करते हैं। दे आर बॉर्न लीडर्स, यूजली दे आर राइट, इंटेलेक्चुअल साइड में बहुत ब्राइट होते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना, सोचना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है। और ओपिनियनेटेड होते हैं ये लोग, तो कई बार इनकी वर्कोहॉलिक टेंडेंसीज़ के वजह से दूसरे लोगों इनको इतना लाइक नहीं करते हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, उनको चाहिए कि जो काम मुझे मिला है, जो टास्क मुझे मिला है वो अकम्प्लिश होना ही चाहिए। और दे टेक क्रेडिट फॉर, जो उन्होंने किया रहता है उसका क्रेडिट ज़्यादातर वो खुद लेते हैं। और मिस्टेक्स उनको पसंद नहीं होती है, बहुत जल्दी रूल आउट करते हैं मिस्टेक्स, और गुस्सा इनको जल्दी आता है। जैसा कि जो मशीन ज़्यादा फंक्शन करती है, बहुत देर तक काम करती है, तो वो गर्म भी ज़्यादा होती है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉलरिक टेम्परामेंट का। अगर आप लाइकोपोडियम के मेंटल्स वगैरह पढ़े और कैसे वो एज अ रेमेडी ग्रो होती है, आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम एज अ चाइल्ड बहुत टिमिड होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, पर इन्वायरमेंट इतना हार्श होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, डिक्टेटोरियल होते हैं, या फाइनेंशियल हार्डशिप में ये बहुत रहता है। धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी को कवर करता है, फिर साइकोसिस की तरफ जाता है। अब ये हो जाता है बहुत स्टबर्न, बहुत डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल, और ये अचीवर बनता है आगे चलकर। पर जब आप हिस्ट्री लेते हैं, आपके सामने एक इंसान बैठा है जो बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा हंसता बोलता नहीं है, बहुत एनवायरनमेंट को लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश में रहता है, मतलब कंट्रोलिंग रहता है बाय नेचर। उसको कॉन्ट्रडिक्शन, इनटॉलरेंस रहता है, जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए। पर फिर आप जब धीरे धीरे और इंक्वायर करेंगे, जब उसके बचपन में जाएंगे, तो वो बताएगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन से हम गुजरे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी हार्डशिप होती है कि उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस शोज़ कि ये जो बंदा अभी जो इतना टफ है, इतना सॉफ्ट है, इसका कोर में ये कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा मतलब इसने झेला है, उस वजह से ये अभी इतना हार्ड हो गया है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो लाइकोपोडियम बिल्कुल कोकोनट जैसा होता है। बाहर का एक्सटीरियर एकदम टफ रहेगा, हार्ड रहेगा, मतलब एक नज़र में उसको देख के लगेगा नहीं, कोई जीत नहीं सकता, कितने टफ है, कितना रूड है ये इंसान। पर धीरे धीरे जो उसको जानता है वो समझेगा कि अंदर से कितना सॉफ्ट और टिमिड है। बाहर से वो कितना भी बोले कि मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत ब्रेवेडो वगैरह शो करे, पर अंदर से वो टिमिड, थोड़ा कावर्डाइज उसमें रहेगा। तो जो लाइकोपोडियम के पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनमें कॉलरिक टेम्परामेंट जो है वो डोमिनेट करता है, वो 70% जो है वो रहता है। बाकी सभी पर्सनालिटीज़ जो है इन्हीं के मिक्सचर की, इन्हीं कम या ज़्यादा इन्हीं के मिक्सचर की देन होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो फ्लैग्मेटिक बाई नेम इटसेल्फ ये बताता है जो थोड़े लेज़ी, थोड़े लिथार्जिक, थोड़े स्लो पेस वाले जो लोग होते हैं, इस कैटेगरी को फॉल करते हैं। दे आर जनरली नेचर लवर, दे आर क्वाइट बाई नेचर। अगर ग्रुप में रहेंगे तो ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, जल्दी बात तो शुरू नहीं करते, और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, टिमिडिटी होती है, कहीं हमको कोई कुछ बोल नहीं दे, कहीं हम स्टूपिड नहीं लगे, इस वजह से चीज़ें इनिशिएट नहीं करते। दे आर सपोर्ट सीकर्स, और ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क नहीं हो, बहुत कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। तो जितने भी नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर फ्लैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करते हैं। वो लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, बहुत सेफ साइड पे वो चलते हैं, और दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब आपको भी हाँ बोलेंगे, कोई आपके ऑपोजिट थॉट वाला है वो उसको भी हाँ बोलेंगे। वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते किसी भी सिचुएशन में, वो अपने आप को सेफ साइड हमेशा रखते हैं।
और उनको उनके लिए पीस बहुत ज़रूरी है। थोड़ी भी एंगर एग्रेशन में उनका जो सिस्टम रहेगा वो कोलैप्स हो जाएगा। फ्रेंडली बाय नेचर होते हैं, काइंड होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, और बहुत कम जो रहते हैं लोग इनको डिसलाइक करते हैं। पीसफुल क्वाइट नेचर के होते हैं, वर्म होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते, और रेस्ट जैसा छुट्टी का टाइम रहता है तो कई लोग पूरे हफ्ते भर काम करने के बाद संडेज़ को कुछ लोग घर पे नहीं बैठते, बाहर जाएंगे, पार्क में जाना, बीचेस पे जाना, या जो कुछ भी आजू बाजू कोई जगह है वहाँ जाना, घूमना, और घूम फिर के उसको एंजॉय करना चाहेंगे। और कुछ लोगों को रहता है कि नहीं यार, हफ्ते भर इतना काम किया, सुबह उठो, रात में 9 बजे आओ, अब एक दिन मिलता है तो उसमें रेस्ट करो, सो के छुट्टियाँ बिताओ। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है ये ज़्यादातर फ्लैग्मेटिक होती है, और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, काम जो है वो तुरंत नहीं करना। और सेंग्वाइन को फ्लैग्मेटिक जनरली जो कॉलेरिक टेम्परामेंट के होते हैं, सॉरी मैंने सेंग्वाइन बोला, जनरली जो कॉलेरिक टेम्परामेंट के होते हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत नफरत होती है, क्योंकि वो अचीवर्स होते हैं, उनको काम जो है वो तुरंत चाहिए। और फ्लैग्मेटिक थोड़े लेज़ी होते हैं, वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। अच्छा ये चीज़ लाना है, ठीक है कल ला देंगे, कोई बात नहीं परसों ला देंगे, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तो अगर इसको हम समझना चाहते हैं फ्लैग्मेटिक को, तो हमको कैलकेरिया वगैरह, कैलकेरिया की सारी ग्रुप जो है वो स्टडी करनी चाहिए, अलग अलग राइटर्स की, तो हमको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है मेलनकॉलिक की। तो जो मेलनकॉलिक रहते हैं वो मेलनकॉलिक मैं फ़र्स्ट ईयर में समझती थी कि बहुत जो सैड रहते हैं, बहुत जो दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, पर ये वैसा एग्जैक्टली नहीं होता। जो मेलनकॉलिक होते हैं वो बहुत प्रॉपर होते हैं, थोड़े प्राइवेट और रिजर्व्ड रहते हैं, पर मेटिकुलस होते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये जो मेलनकॉलिक टेम्परामेंट होता है ये बहुत डीप टेम्परामेंट होता है। बहुत लिमिटेड उनके फ्रेंड्स रहेंगे, ज़्यादा लोग उनको नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो भी इतनी डिटेल में उनको उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, पर एट द सेम टाइम इतनी हार्डशिप्स और ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं लाइफ में कि दूसरों को ये फट से समझ जाते हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम को फट से समझ जाते हैं। सिंपैथेटिक बाय नेचर होते हैं, कोई भी दुखी, कोई भी अनएडवांटेज्ड ग्रुप के लोग होते हैं, उनको हेल्प करना, ये सारा नेचर इनका रहता है। हर चीज़ इनको बहुत प्रॉपर चाहिए, ज़्यादा बातचीत करना इतना पसंद नहीं करते, रिजर्व्ड रहते हैं। अगर ग्रुप में भी रहेंगे तो फ्लैग्मेटिक जो है वो आउट ऑफ टिमिडिटी ज़्यादा बात नहीं करेगा कि क्या बोलूँ, कुछ आइडिया नहीं रहता। मेलनकॉलिक आउट ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा बात नहीं करता, कि उसे लोगों को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और कोई सेंग्वाइन टेम्परामेंट का है तो वो अननेसेसरी बहुत सारी डिटेल्स अपने बारे में, अपने आप को ज़्यादा एडवर्टाइज करेगा। और जो कॉलरिक रहेगा वो ज़्यादा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा कि लोग मेरे मेरिट के वजह से मुझे जाने। तो अगर मेलनकॉलिक को समझना है तो जो नैट्रम ग्रुप है उसको स्टडी करना चाहिए। उसको पढ़ के, उसको स्टडी करके हम बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि ये कैटेगरी क्या होती है। तो बाय नाउ हमने टेम्परामेंट्स को लेके चीज़ों को समझा है, और अभी हम जो है वो 5 बिग पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम स्टार्ट करेंगे कि एक पेशेंट जब एंटर होता है हमारे क्लिनिक में, तो उसका बिहेवियर, उसका जेस्चर वगैरह सब कैसा है, उससे उसको कैसे जज करना है। इसके लिए जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ रॉबर्ट ए बैरन की। बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं ये एग्जैक्टली इन्होंने पर्सनालिटीज़ को 5 ट्रेट्स में जो है 5 डायमेंशंस में क्लासीफाई किया है। तो ये है क्या, फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इन्होंने पर्सनालिटीज़ को, अलग अलग लोगों को, ग्रुप्स को स्टडी किया है और 5 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया है। पहला है इनका एक्स्ट्रावर्जन। ये डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक है फ्रीक्वेंट एनकाउंटर्स, उसमें उन्होंने 2 पार्ट्स में जो है सारी मटीरिया मेडिका बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स के अंदर।
तो जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी है वो इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बुक बिल्कुल वो पढ़ें। तो एक्स्ट्रावर्जन के अंदर उन्होंने ये सारी जो पर्सनालिटी होती है उन्होंने रेंज में समझाई है। इसके लिए मैं हेल्प लूँगी एक थोड़ी सी, एक पेपर्स की। देखिए जो इनकी जो बेसिक पर्सनालिटीज़ की पिक्चर है इन्होंने दो फेज़ में, दो एक्सट्रीम्स में समझाई है। एक हाईली पॉजिटिव स्केल पर वो कैसा रहेगा और हाईली नेगेटिव स्केल पे कैसा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगी, हम जो भी पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में पर्सनालिटीज़ के बारे में मेडिसिन के, वो एक बैलेंस में पढ़ते हैं। जो फिलिप एंड बेली की जो पिक्चर है, नॉर्मल क्राउड में हमको लोग कैसे मिलेंगे, पर्सनालिटी कैसे मिलेगी, ये बुक उनको डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉस्फोरस होगा वो बहुत पॉजिटिव रेमेडी है, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, अफेक्शनेट है, बहुत सिंपैथेटिक है, लविंग है, केयरिंग है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक। बट इसकी एक्सट्रीम नेगेटिविटी भी रहती है। जब स्पेशली जब बोरिक वगैरह हम पढ़ते हैं, बोरिक के जो मेंटल्स वगैरह रहते हैं, वो जो रूब्रिक्स और एक्सप्लेनेशन रहती है, वो हमको एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होती किसी मेडिसिन की। वो बिकॉज है क्योंकि बेसिकली वो सिफिलिटिक ट्रेट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा मेंटल्स में बोरिक मटीरिया मेडिका में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी नहीं समझेंगे किसी भी मेडिसिन की तो हम ये बुक, ये एक्सट्रीमिज़म भी नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉस्फोरस रहेगा वो सोरा साइकोसिस में ये सारी ट्रेट कैरी करेगा, पर जब आप सिफिलिटिक ट्रेट पढ़ेंगे, जब आप रूब्रिक वाइज पढ़ेंगे फॉस्फोरस को, तो उसको बहुत अवर्जन रहेगा लोगों से, बहुत सारे नेगेटिव जो है वो रूब्रिक रहेंगे। तो कोई भी जो पर्सनालिटी रहती है वो ऑन एंड ऑन बिल्कुल पॉजिटिव, हमेशा पूरी पॉजिटिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता। लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब लोग जो है वो ड्रिफ्ट होते हैं, जो चेंज होते हैं। पहले कोई इंसान बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरी इंडस्ट्री अपनी बढ़ाई। फिर उसको कोई लेक्सिस मिला, उसने उसको चीट किया और वो वापस से ज़ीरो पे आ गया। तो जो पहले बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, अब जब वो ब्रोकन डाउन सिचुएशन में आपके पास आया है तो बहुत टिमिड है, रिजर्व्ड है, उसको बात करते नहीं बन रहा, वही आपको कैलकेरिया वाली पिक्चर देगा। तो इसके लिए जो है वो पास्ट हिस्ट्री जानना, जो सोरा जानना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बिग 5 डायमेंशंस है पर्सनालिटी के, ये दोनों फेजेस को कवर करती है। तो ये आपको मटीरिया मेडिका समझने में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रावर्जन के बारे में इनकी जो डायमेंशंस है उन्होंने लिखा है, डायमेंशन रेंजिंग फ्रॉम एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, सोशिएबल एंड टॉकेटिव। मतलब एक एंड पे ये बहुत एनर्जेटिक रहेगा, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बातें करेगा, अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, जैसा कि हमने सैंग्वाइन टेम्परामेंट्स की क्वालिटीज़ देखी थी वो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक रहेगा, एंथुजियास्टिक रहेगा, सोशेबल रहेगा, बातें करेगा। और दूसरे एंड पे यही एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटीज़ जो है वो आपको मिल सकती है। बहुत सोबर रहेंगे, रिजर्व्ड रहेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कॉशियस रहेंगे। तो कभी भी हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग में ये इम्प्रेशन ये समझना रहेगा कि जो हमारे सामने बैठा है वो है किस कैटेगरी का। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, स्टार्ट करने के लिए। तो अभी वो जो इंसान है वो बहुत बातें कर रहा है, टॉकेटिव है, अपने सिम्टम्स खुद से दे रहा है, बहुत फ्रेंडली है, बोलता है मोहल्ले में सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मैं किसी भी नई जगह जाता हूँ मेरे बहुत फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर जब आप धीरे धीरे बात करते हैं, सिबलिंग से उनका कंपैरिजन पूछते हैं, जब आप धीरे धीरे बचपन की तरफ आते हैं तो आपको मालूम चलता है नहीं बचपन में तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं अपनी मम्मी को छोड़ के ही नहीं जाता था, और मेरे भैया तो बहुत डेयर डेविल थे, वो बहुत हमेशा मुझे साथ रखते थे, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे।
फिर जब मैं सो एंड सो क्लास में आया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। मुझे आंसर आता भी रहता था तो भी मैं बोल नहीं पाता था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन कराई, उसके बाद में फिर मेरे अंदर ये शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो आपके सामने है वो साइकोसिस है। अब आप उस पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने एपिलेप्सी का जो एक केस है जो मैंने डिस्कस किया था उसमें था। जो मेरे सामने पिक्चर आई थी वो पूरी साइकोटिक थी। फिर उसके जेस्चर्स वगैरह से और उसकी फर्दर बहुत क्वेश्चनिंग के बाद से उसका जो सोरा ट्रेस हुआ था, फिर पता चला था कि वो बेसिकली इतनी फियरलेस नहीं है जितना शो कर रही है अपने आप को। तो कई बार जो पेशेंट रहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बताते हैं, जो वो नहीं रहते वो चीज़ वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, अपने नेचर के बारे में बताइए, तो सबसे पहले इंसान बोलेगा नहीं नहीं मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं हूँ। तो आपको एक वर्ड मिल गया गुस्सा, एक एडजेक्टिव मिल गया। अब आप इसको पकड़ के इसको फर्दर जो है वो पूछ सकते हैं, फर्दर डिटेल ले सकते हैं। अच्छा गुस्सा ज़्यादा नहीं करते और उसके एनवायरनमेंट के बारे में आप जान सकते हैं। गुस्सा नहीं करता वो डिफेंसिव में क्यों है, मतलब ये उसको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। तो ये जो चीज़ें रहती है ये आपको बहुत हेल्प करती है समझने में। नेक्स्ट एग्रीएबलनेस, ये वाली जो शेड है पर्सनालिटी की, इसके बारे में जो राइटर हैं उन्होंने एक एक्सट्रीम बताई है। बहुत गुड नेचर होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, ट्रस्टिंग होंगे, हेल्पफुल होंगे एक एंड पे, और दूसरी एक्सट्रीम इनकी इरिटेबल रहेंगे, सस्पिशियस रहेंगे, अनकोऑपरेटिव रहेंगे। मतलब ये दो पोल्स में इसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए इस चीज़ को नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद ये बुक पढ़ें। जो पढ़ने की जो खुद लर्न करने की फ़ायदे रहते हैं उसको मैं जो है ओवरलैप नहीं करना चाह रही हूँ। दूसरी ये कंसाइंशियसनेस, इसकी एक डायमेंशन इन्होंने बताई है। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, प्रिसाइज रहेंगे। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमको बता रहा है कि ये क्वालिटीज़ जो हमने मेलनकॉलिक टेम्परामेंट की पढ़ी थी ये उसको मैच कर रही है। और इसकी दूसरी एक्सट्रीम है डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, इम्पल्सिव रहेंगे। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो ज़्यादातर जो है वो जो पर्सनालिटीज़ रहते हैं वो ऑपोजिट फ्रेम में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो बहुत लाइवली रहता है, बहुत बातें करता है, सैंग्वाइन रहता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस उसके लाइफ में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन लाइटर नोट, जैसा रिज़ल्ट आया है, कुछ सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं तो 2 दिन तक बात नहीं करेंगे और मिलेंगे नहीं लोगों से और एकदम रिजर्व रहेंगे, कोई भी पूछेगा चिड़चिड़ा रहेंगे। तो उस फेज़ में अगर वो इंसान आपके पास आया तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है आप उस पर प्रिस्क्राइब करें। आप के पास एक स्टेप है, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करके और ऊपर चढ़े और डिटेल में उसे समझें और अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दें। फिर दूसरा उनका इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर है। ये उन्होंने न्यूरोटिज़म में बताया है। जो नर्वस टेम्परामेंट के लोग होते हैं जैसा एक एक्सट्रीम रहेगी, बहुत काम रहेंगे, पॉइज्ड रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, और दूसरी रहेगी बहुत हाइपोकॉन्ड्रियाकल, एकदम घबराए हुए रहेंगे। जैसा कोई भी नर्वस टेम्परामेंट के लोग होते हैं, स्पेशली काली ग्रुप हो गया या पल्सिटिला हो गया, तो हर टाइम आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं मिलेंगे। एकदम स्ट्रेमोनियम हो गया, स्ट्रेमोनियम बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और जब आपके पास आएगा ऐसा नहीं है कि मतलब डोरबेल या फ़ोन रिंग हुआ तो एकदम चीख देना, वो एकदम नॉर्मल ही अपने आप को प्रेजेंट करेगा। पर यह है कि ये सारी चीज़ें उसके जीन्स में है, उसके डीएनए में है, बाय नेचर ये ऐसा है। तो ये बात करके इलिसिट करके आपको चीज़ें समझ में आएगी। लास्ट है उनका ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। इसमें है इमेजिनेटिव रहेगा, विटी रहेंगे और ब्रॉड इंटरेस्ट रहेगा, नई नई चीज़ें सीखना, नए नए काम करना, और बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे।
और इसकी जो दूसरी साइड है वो राइट ऑपोजिट रहेगी। अभी तक अगर हम रिवाइज़ करें तो अभी हम इस स्टेप पे पहुँचे हैं कि एक पेशेंट है, वो हमारी क्लिनिक में एंटर हुआ है और वो बैठा है चेयर पे। उसने अपने सिम्टम्स वगैरह दिए, वो हमारे साथ किस तरह से बात कर रहा है, कितना एक्सप्रेसिव है, कितना कोऑपरेटिव है या कितना नॉन एक्सप्रेसिव है और कितना इरिटेबल है। ये चीज़ हमको फ़र्स्ट हैंड मिल गई उसके बातें करने के तरीके से, उसके बिहेवियर से, जैसा भी उसने अपने आप को प्रेजेंट किया उससे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके कॉन्शियस लेवल पे हो रही हैं। ये सारी जो कॉन्शियस लेवल की चीज़ें हैं ये प्री कॉन्शियस लेवल से ओरिजिनेट होती हैं और इस प्री कॉन्शियस के बाद होता है एक अनकॉन्शियस लेवल, जिसको हम इतना नोटिस नहीं करते, जो हमारे बहुत अंदर छुपा हुआ रहता है, जिसको कई बार हम खुद भी रियलाइज़ नहीं करते कि हम ऐसे हैं। प्री कॉन्शियस कंडीशन बेसिकली जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी लर्निंग रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो पेरेंट्स बोलते नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, इधर उधर भागना नहीं, अच्छे से बिहेव करना। क्लिनिक में आने से पहले ही बच्चों को सिखाते हैं डॉक्टर को जाना, ग्रीट करना। तो जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही है, या फिर वो सिखाया हुआ है, या फिर वो साइकोसिस है, या उसकी स्टोर्ड नॉलेज के वजह से वो आ रहा है। जो नॉलेज उसको फीड की गई है, उसकी स्टोर्ड नॉलेज उस वजह से आ रहा है। तो अभी हम इस स्टेज में हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई तो करें कि एक्सप्रेसिव लोग कैसे होंगे, नॉन एक्सप्रेसिव लोग कैसे होंगे। नॉन एक्सप्रेसिव लोग जो होंगे वो जब भी उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन रहेगी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक दो चीज़ें ही वो बताएंगे, उसकी भी मॉडलिटीज़ इतनी क्लियर नहीं बता पाएंगे। फिर जितना आपका जो केस रहेगा वो एक या आधे पेज में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको ही पूछना पड़ेगा, वो सामने से नहीं बताएगा। और जो एक्सप्रेसिव रहते हैं ये राइट ऑपोजिट रहता है। तो ये जो है ये फर्स्ट अपीयरेंस जो रहेगा ये ऐसा होगा। अब ये कितना ट्रू है ये हमको एक्सप्लोर करना है। कई बार जो रहते हैं चाइल्डहुड और अडल्टहुड की जो जर्नी रहती है उसमें थ्रू एंड थ्रू आपको सेम ही मिलेगा। हम बचपन में बहुत ब्राइट थे, स्कूल में हम बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, डांसिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम बहुत पार्टिसिपेट करते थे। मैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव था, जिज्ञासु था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था, मुझे बहुत सारा नॉलेज था। और बड़े होकर भी मैं ऐसा ही हूँ, कुछ भी रहता है तो मैं पहले जो है वो इनिशिएट करता हूँ। अभी मैं जहाँ जाता हूँ सब लोग मुझे जानते हैं बाय नेम। तो यहाँ आपको चाइल्डहुड और एडल्टहुड में थ्रू एंड थ्रू सेम चीज़ मिल रही है। तो आप इस इंफॉर्मेशन पे जो आपके सेंसेस ने ऑब्जर्व किया है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। पर कई बार क्या रहता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड इतना मैच नहीं करता। चाइल्डहुड की जो कंडीशन रहती है उसमें जो सिचुएशंस रहती है, जो उसने फेस किया रहता है, सच एज फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी या पीयर प्रेशर या पेरेंटल डोमिनेशन, या ये भैया बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तुम्हारे मार्क्स हमेशा इतने गंदे क्यों आते हैं, ये तरह का कंपैरिजन जो है, ये जो है जो बचपना रहता है, बोलते हैं ना वो गीली मिट्टी का एक पॉट रहता है, वो सिचुएशंस जैसी रहती है, इंसान उसमें तब्दील हो के एडजस्ट करता 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 फिर ये एडल्टहुड में पहुंचता है। और कभी भी ज़्यादातर जो एडल्ट लोग होते हैं आपको कभी नहीं मिलेगा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है या मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। और बचपन में ये चीज़ें, किसी बच्चे का जब केस लेंगे तो ये चीज़ें बहुत क्लियर कट आपको मिल जाती है। इसीलिए बच्चों में प्रिस्क्राइब करना जो है मैक्सिमम टाइम बहुत ईजी रहता है, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड एकदम सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अडल्टहुड तक आते आते अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल चुका रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपके सामने हैं एट प्रेजेंट उसको आप वेरीफाई कर लें उसके चाइल्डहुड से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से। ये सारी चीज़ें जो है
आपको एक पर्सनालिटी रीड करने में बहुत हेल्प करेगी। और ये हुआ हमारी केस की बात कि केस टेकिंग में हमको किस किस चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए और किस चीज़ पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझना चाहिए। अब हमारी जो मटीरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग है हमारी मेडिसिन की, वो भी इतनी डेप्थ और डिटेल में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। और उसके पहले जो है केस टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स, क्योंकि बच्चों में केस लेना जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड लगता है, पर एक्चुअली में इतना हार्ड वो होता नहीं है। बच्चों की केस टेकिंग सबसे ज़्यादा इजी होती है। जो साइकोसिस वगैरह रहता है वो उस चीज़ से फ्री रहते हैं बच्चे। और बचपन में भी डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैसे एनालाइज करना है ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें रिवाइज़ करेंगे। उसमें जो है थोड़े पॉइंट्स देखेंगे और फिर आगे चल के मटीरिया मेडिका में कुछ रेमेडीज़ जो है वो थोड़ी रिवाइज़ करेंगे। सो जिसको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।